तो आप सभी के भारी डिमांड पर आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वॉर 2 मूवी की स्टोरी को। असल में जब से मैंने कूली मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया है तभी से उस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर बहुत से लोग वॉर 2 का नाम लिख रहे हैं और वॉर 2 मूवी को एक्सप्लेन करने की डिमांड कर रहे हैं। एंड अब इसीलिए फाइनली इस वीडियो के अंदर मैं वॉर 2 मूवी की कंप्लीट स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ताकि आप सभी घर बैठे इस मूवी की स्टोरी को जानकर एंजॉय कर सकें। सो मूवी की स्टोरी और ये वीडियो काफी बढ़िया है, इसलिए आप सब इसे पूरा अंत तक जरूर देखना। और आप में से जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स के अंदर वॉर 2 जरूर लिखना। बाकी दोस्तों आप मुझे कमेंट्स में ये भी जरूर बताना कि आपको वॉर 2 मूवी के अंदर ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर दोनों में से कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पसंद आए। आपका इन दोनों में जो भी फेवरेट हो आप उसका नाम भी कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी चलिए दोस्तों अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये वॉर 2 मूवी 2019 में आने वाली वॉर 1 का सीक्वल है और इसीलिए वॉर 2 की स्टोरी ठीक वही से स्टार्ट होती है जहाँ पर वॉर 1 की स्टोरी को एड किया गया था। बट अगर आप सभी ने वॉर 1 नहीं देखी है या फिर आपको वॉर 1 की स्टोरी क्लियरली याद नहीं है तो मैं कुछ लाइनों में आपके लिए वॉर 1 की स्टोरी को रिकैप कर देता हूँ। तो दोस्तों वॉर 1 की स्टोरी कबीर नाम के एक रॉ एजेंट के ऊपर बेस्ड थी। वॉर मूवीज के अंदर कबीर को प्ले किया है ऋतिक रोशन ने और ये कबीर इंडियन आर्मी का एक मेजर था जो कि रॉ में रहकर देश के लिए बड़े बड़े ऑपरेशंस करता है। लेकिन दोस्तों वॉर 1 मूवी के अंदर कबीर का टास्क होता है रिजवान इलियासी। जो रिजवान इलियासी असल में एक टेररिस्ट ग्रुप का लीडर होता है और वो इंडिया के ऊपर कई सारे टेरर अटैक्स करता है। लेकिन कबीर जितनी बार भी उसे पकड़ने की कोशिश करता है वो हर बार उससे बच जाता है। बट फिर आगे चलकर कबीर को पता लगता है कि वो रिजवान इलियासी को इसलिए नहीं पकड़ पा रहा है क्योंकि इंडियन आर्मी से लेकर इंडियन गवर्नमेंट तक हर जगह रिजवान इलियासी के आदमी छुपे हुए हैं। और अब क्योंकि रिजवान इलियासी के वो सारे आदमी काफी बड़ी बड़ी पोस्ट पर होते हैं इसलिए कबीर उन्हें डायरेक्ट मार नहीं सकता था। और फिर इसके लिए कबीर सबसे पहले ये दिखाता है कि वो इंडिया के खिलाफ हो गया है एंड फिर वो धीरे धीरे करके रिजवान के सारे आदमी को मारता है और फिर जाकर रिजवान इलियासी को खत्म करता है, जिसके बाद वो खुद इंडिया से बाहर गुमनाम हो जाता है। लेकिन कबीर के इस मिशन के बारे में सिर्फ एक आदमी को पता होता है और उसका नाम होता है सुनील लूथरा जो कि असल में रॉ के चीफ होते हैं। और यही रॉ चीफ यानी कि सुनील लूथरा कबीर से रॉ के लिए अनऑफिशियल मिशन करवाते हैं एंड फिर वहीं पर ही वॉर मूवी खत्म हो जाती है। अब इसके आगे वॉर 2 की स्टार्टिंग होती है जापान के कामाकुरा सिटी से और जापान के इसी कामाकुरा सिटी के अंदर हम जापान के एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर को देखते हैं जो कि इस टाइम पर अपने बेस पर होता है एंड उसके साथ उसके बहुत सारे आदमी होते हैं। आज के दिन इस जापानी गैंगस्टर का 75th बर्थडे होता है जिसे इस टाइम पर यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहा होता है। इसके साथ ही हम ये भी नोटिस करते हैं कि ये गैंगस्टर इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसने अपने यहाँ पर एक भेड़िए को भी पाला हुआ है। लेकिन अब अगले पल उस गैंगस्टर के पास उसका एक आदमी आता है एंड वो उस गैंगस्टर को बताता है कि उनके दुश्मन वहां तक आ चुके हैं और इसीलिए उस गैंगस्टर को यानी कि उनके लीडर को वहां से निकल जाना चाहिए वरना दुश्मन उसे मार देंगे। लेकिन अब इसके अगले पल वहां पर एंट्री होती है कबीर की जो कि यहाँ जापान में इस गैंगस्टर को मारने आया है और इसीलिए कबीर को अपने सामने देखकर सबसे पहले जापानी गैंगस्टर उस पर अपने भेड़िए को छोड़ देता है। लेकिन ये भेड़िया जैसी कबीर के पास जाता है वैसे हम ये देखते हैं कि ये कबीर को देखते उसका पालतू बन जाता है एंड ये उसके साथ ही चलने लगता है। जिसके बाद कबीर बड़े आराम से उस जापानी गैंगस्टर के पास आता है जो देखकर वो गैंगस्टर अपने सारे आदमियों को कबीर पर छोड़ देता है। लेकिन कबीर बारी बारी करके उन सारे गुंडों को बीट कर देता है। बट इसी टाइम का फायदा उठाकर वो जापानी गैंगस्टर एक हेलीकॉप्टर में बैठता है और अपने कुछ साथियों के साथ वहां से उड़ के निकल जाता है। लेकिन कबीर उस हेलीकॉप्टर के पायलट को गोली मार देता है जिस वजह से वो पूरा हेलीकॉप्टर क्रैश करता है एंड वो गैंगस्टर मारा जाता है। अब इस मिशन को पूरा करने के बाद कबीर जापान से निकल जाता है। लेकिन फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कबीर को सीधा जर्मनी के बर्लिन शहर में देखते हैं। यहाँ पर कबीर एक लेडी से मिलता है जो लेडी उसे पैसे देती है और फिर यहीं पर ही हमें पता लगता है कि असल में कबीर ने जिस जापानी गैंगस्टर को मारा था उसे उसने पैसों के लिए मारा था। और फिर दोस्तों यहाँ से हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि जो कबीर है वो एक मर्सिनरी बन चुका है और एक मर्सिनरी बेसिकली एक ऐसा किलर होता है जो कि पैसे लेकर किसी को भी जान से मार देता है। लेकिन यहाँ पर पैसे देने के बाद वो लेडी कबीर से कहती है कि कबीर अब के बाद से तुम कली के लिए काम करोगे। अब दोस्तों ये लेडी कबीर के सामने जिस कली का नाम ले रही है वो कली असल में एक बड़ी सी गैंग का नाम है और इस गैंग का पूरा नाम है द कली कार्टेल। और बात करें इस गैंग के मेंबर्स की तो इंडिया के अगल बगल में जितनी भी कंट्रीज हैं जैसे कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सारी कंट्रीज के सबसे पावरफुल रिच और गैंगस्टर लोग इस गैंग के मेंबर्स हैं और इन सारे पावरफुल गैंगस्टर से मिलकर इस कली कार्टेल को क्रिएट किया है। और इनका सिर्फ एक ही मकसद है, ये लोग मिलकर इस पूरे एरिया को रूल करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट ना हो और ये लोग काफी हद तक अपने प्लान में कामयाबी हो चुके हैं। लेकिन अभी तक इनका कब्जा इंडिया पर नहीं हुआ है और इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि ये लोग किसी तरह से इंडिया पर भी कब्जा कर लें जिसके बाद पूरे इंडिया पर इन्हीं का राज होगा। और दोस्तों रही बात कबीर की तो ये कली कार्टेल वाले कबीर पर काफी टाइम से नजर रख रहे थे। यूँ समझ लीजिए कि ये लोग कबीर को परख रहे थे कि कबीर इनके काम आ सकता है या फिर नहीं। यहाँ तक कि ये जो जापानीज गैंगस्टर को मारने वाला मिशन था ये भी कबीर को कली के कहने पर ही दिया गया था। और अब कली गैंग को ऐसा लग रहा है कि कबीर पूरी तरह से तैयार है और वो वफादारी से कली गैंग के लिए काम कर सकता है। और अब इसके लिए वो लेडी सबसे पहले कबीर को एक गैस सुंघा के बेहोश कर देती है ताकि वो उसे बेहोश करके सीधा कली मेंबर्स के सामने ला सके। अब दोस्तों जितने में कबीर को बेहोश करके उसे कली गैंग के सामने लाया जा रहा होता है उतने में हमें सीधा इंडिया के न्यू दिल्ली का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर न्यू दिल्ली शहर के एयरफोर्स क्लब के अंदर हम ये देखते हैं कि इधर काव्या लूथरा को जो कि एयरफोर्स के अंदर एक विंग कमांडर होती है उसे उसकी बहादुरी के लिए मेडल दिया जा रहा होता है। और दोस्तों यहाँ हम जानते हैं कि काव्या लूथरा और कोई नहीं बल्कि रॉ चीफ सुनील लूथरा की बेटी है, इसलिए इस इवेंट को सुनील लूथरा भी अटेंड करते हैं और वो अपनी बेटी के साथ काफी खुश होते हैं। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से सीन कबीर पर आता है जहाँ पर उसकी जैसी आंखें खुलती है वैसी वो देखता है कि उसे एक बड़ी काली अंधेरी
सी जगह पर लाया गया है। यहाँ पर उसके सामने कली कार्टेल के सारे मेंबर्स होते हैं, लेकिन वो लोग यहाँ पर फिजिकली नहीं बल्कि विजुअल्स के रूप में होते हैं, मान लीजिए एक तरीके से वीडियो कॉल के रूप में। और फिर यहाँ पर हम ये जानते हैं कि इस कली कार्टेल के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी काफी सारे अलग अलग कंट्रीज से हैं, जैसे कि चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और इसी तरह की कई सारी कंट्रीज से। यहाँ पर कली कार्टेल के सारे मेंबर्स कबीर से कहते हैं कि अब से हम चाहते हैं कि तुम सिर्फ हमारे लिए काम करो, और अगर तुम हमारे लिए काम करोगे तो फिर तुम्हें पावर और पैसा दोनों बेशुमार मिलेगा। यहाँ तक कि यही नहीं दोस्तों, बल्कि यहाँ पर हम ये भी नोटिस करते हैं कि इस पूरे कली कार्टेल के अंदर एक मेंबर इंडिया से भी होता है, जिसका नाम होता है गौतम गुलाटी। और यही यहाँ पर कबीर से कहता है कि हम सब लोग मिलकर इंडिया पर भी पूरी तरह से राज करना चाहते हैं, और इसीलिए हमारे इस प्लान को कामयाब बनाने के लिए तुम हमारा साथ दोगे। लेकिन दोस्तों इन सबके साथ ही हम ये भी नोटिस करते हैं कि यहाँ पर कबीर के अलावा एक और आदमी होता है जिसे यहाँ पर बांध कर रखा गया होता है, और इस आदमी को असल में कली कार्टेल वाले लाए होते हैं। एंड वो सब लोग मिलकर कबीर को टास्क देते हैं कि अब अगर उसे कली कार्टेल से जुड़ना है एंड उसके लिए काम करना है तो उसके लिए पहले उसे इस आदमी को मारना होगा। अब दोस्तों कबीर को ये टास्क काफी आसान लगता है, क्योंकि अब उसे कली कार्टेल का भरोसा जीतने के लिए सिर्फ एक आदमी की जान लेनी थी, जो आदमी उसके सामने बंधा हुआ रखा हुआ था। लेकिन दोस्तों जैसे कबीर उसके पास जाता है एंड वो उसके मुंह से कपड़ा हटाता है, वैसे वही देखता है कि उसके सामने बंधा हुआ आदमी और कोई नहीं बल्कि सुनील लूथरा है। वही सुनील लूथरा जो कि न सिर्फ उसका हेड है बल्कि उसके साथ ही वो रॉ का चीफ भी है, और कबीर सुनील लूथरा को अपने फादर जैसा मानता है। यहाँ तक कि दोस्तों यहाँ पर सुनील लूथरा भी कबीर को देखकर उससे कहता है कि कबीर मैं तुम्हें अपने बेटे जैसा मानता था, लेकिन तुमने पूरे देश को धोखा दिया है और तुम भी आखिरकार इस कली गैंग के मेंबर निकले। लेकिन दोस्तों अब इसके बाद ही कहानी सीधा फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाया जाता है आज से 2 साल पहले का नजारा। 2 साल पहले यूरोप के एम्स्टर्डम शहर के अंदर हम ये देखते हैं कि रॉ चीफ कर्नल सुनील लूथरा कबीर से बैठकर बात कर रहे होते हैं, और यहाँ पर हम ये जानते हैं कि कबीर इंडिया के लिए ऑफिशियली तो एक गद्दार है जो कि देश को धोखा देकर भाग चुका है, लेकिन असलियत में कबीर की सच्चाई सिर्फ सुनील लूथरा जानते हैं, और वही अनऑफिशियल तरीके से कबीर से मिशंस भी करवाते हैं। और वो यहाँ बैठकर कबीर से सबसे पहले इंडिया पर हुए बड़े बड़े अटैक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, एंड फिर वो कबीर को बताते हैं कि हमें लगता था कि इन सारे अटैक्स के पीछे आतंकवादी संगठन है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली में हमारी कंट्री के ऊपर जो भी हमले हुए हैं वो सब किए तो टेररिस्ट ग्रुप्स ने हैं, लेकिन ये काम एक्चुअल में उनसे करवाया गया है, और उनसे ये सब काम करवाने वाला और कोई नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा गैंग है, जिस गैंग का नाम है द कली कार्टेल। ये कली कार्टेल एक बहुत ही पावरफुल गैंग का नाम है, और अब तक इनके बारे में कोई जानता तक नहीं है। एंड ये सब इसीलिए क्योंकि इस कली कार्टेल के मेंबर्स काफी पावरफुल लोग हैं। ये सब लोग अमीर बिजनेसमैन हैं, पावरफुल पॉलिटिशियंस हैं, और कई सारे तो मिलिट्री हेड्स भी हैं। और ये सब लोग और कोई नहीं बल्कि हमारे आसपास के देशों के लोग हैं, जैसे कि चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और इस तरह के देश। और इन्हीं सारे देशों के पॉलिटिशियंस, मिलिट्री हेड्स और बिजनेसमैन इस ग्रुप के मेंबर्स हैं। यहाँ तक की खबर तो ये भी है कि इंडिया के भी कई सारे पावरफुल लोग इस ग्रुप के मेंबर्स हैं, लेकिन वो है कौन इस बारे में कोई नहीं जानता है। हालांकि अगर हम इस कली कार्टेल के प्लान की बात करें तो इनका मकसद पूरी तरह से साफ है। ये इंडिया और उसके आसपास की सारी कंट्रीज पर अपना कब्जा चाहते हैं। यहाँ तक कि इंडिया के आसपास की कई सारी कंट्रीज पर तो इनका कब्जा भी हो चुका है, और इसीलिए अब इनकी नजर है हमारे भारत देश के ऊपर। और भारत पर कब्जा करने के लिए ये हम पर टेररिस्ट के जरिए हमले करवाते हैं, ताकि ये लोग इंडिया को अंदर से कमजोर कर सके और उस पर राज कर सके। अब फिर इसके आगे सुनील लूथरा कबीर से कहते हैं, कबीर तुम्हें कुछ भी करके इस कली कार्टेल को खत्म करना होगा, लेकिन हाँ एक बात मैं तुम्हें यहीं पर बता दूं कि कली कार्टेल के सारे मेंबर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए इनसे भिड़ने के लिए तुम्हें सारी हदों को पार करना होगा। असल में इन सब तक पहुंचने के लिए और इन्हें खत्म करने के लिए पहले तुम्हें इनके जैसा बनना होगा। तुम्हें अच्छाई और बुराई के बीच की लकीर को भूलना होगा। तुम्हें भूल जाना होगा कि सही काम क्या होता है और गलत काम क्या होता है। तुम्हें सिर्फ एक ही मकसद याद रखना होगा कि तुम्हें कली कार्टेल तक पहुंचना है और उसे खत्म करना है। कबीर मेरी बात सुनो, ये मिशन तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक मिशन होगा, और इसीलिए इस मिशन के दौरान मेरी एक बात को हमेशा याद रखना, और वो बात ये है कि इस मिशन को तुम देश के लिए कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ हमारा भारत देश होगा। और इसीलिए इस मिशन के दौरान तुम्हारी लाइफ में कैसे भी सिचुएशन आए, तुम्हें किसी को भी मारना पड़े या फिर बुरे से बुरा कदम भी क्यों न उठाना पड़े, तुम उससे पीछे कभी मत हटना, क्योंकि हमारे लिए हमारा देश सबसे पहले आता है, इंडिया फर्स्ट। अब दोस्तों इसके बाद ये फ्लैशबैक खत्म होता है और कहानी सीधा प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर कली कार्टेल गैंग के मेंबर्स के सामने कबीर और सुनील लूथरा होते हैं, और यहाँ पर कबीर को ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि वो अपने रॉ चीफ सुनील लूथरा को जान से मार दें। लेकिन यहाँ पर कबीर सुनील लूथरा के पास आकर उनसे कहता है कि मैं आपको नहीं मारने वाला और ना ही मैं आपको यहाँ पर मरने दूंगा। पर इस बात को सुनकर कर्नल लूथरा कबीर को समझाते हैं कि असल में कली कार्टेल के बारे में सिर्फ वही दोनों जानते हैं, और इसीलिए अगर यहाँ पर कबीर ने उसे नहीं मारा तो वो लोग समझ जाएंगे कि कबीर कली कार्टेल के लिए वफादार नहीं है, जिसका मतलब ये होगा कि वो लोग यहाँ पर हम दोनों को ही मार देंगे। और इसीलिए कबीर यहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें कली का भरोसा जीतने के लिए मुझे मारना ही होगा। वैसे भी कबीर हमारे देश को बचाने के लिए मेरी जान एक बहुत ही छोटी कीमत है। हालांकि ये सारी बातें सुन के भी कबीर मानता नहीं है, और वो कर्नल लूथरा से कहता है, सर यहाँ पर जान देकर सिर्फ आप कीमत नहीं चुकाएंगे, आपके पीछे आपकी एक बेटी भी है जो आपकी जान की कीमत चुकाएगी, साथ ही साथ एक मैं भी हूँ जो आपका शिष्य हूँ, और मुझे भी आपकी जान जाने से बहुत ज्यादा दुख होगा। पर इस बात को सुनकर भी कर्नल लूथरा कबीर से कहते हैं, कबीर तुम एक सोल्जर हो, मेरी बेटी भी एक सोल्जर है, और मैं खुद भी एक सोल्जर हूँ, और हम सोल्जर्स इस टाइम पर एक वॉर में हैं, और इसीलिए इस वॉर को यानी कि इस जंग को जीतने के लिए मेरी जान की कीमत कुछ भी नहीं है। और याद रखना कबीर, चाहे जो भी हो जाए, इंडिया फर्स्ट। और इसीलिए चलो अब जल्दी मुझे शूट करो। कर्नल की सारी बातें सुनकर कबीर को बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन वो रोते मन के साथ भी कर्नल लूथरा को गोली मार देता है, जिससे कर्नल लूथरा की जान चली जाती है। अब यहाँ पर कबीर जब कर्नल लूथरा को गोली मारता है, तब कली कार्टेल वाले उसकी वीडियो बनाकर उसे इंडिया में रॉ को भेज देते हैं, जिसके बाद ही रॉ
के साथ साथ कर्नल लूथरा की बेटी काव्या भी उस वीडियो को देखती है, जिससे कि उसे पता लग जाता है कि उसके फादर को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि कबीर है। यहाँ तक कि यही नहीं बल्कि काव्या अपने फादर की लाश को भी देखती है, जिसे देखकर उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। अब दोस्तों इसके अगले सीन में हम कबीर को देखते हैं, जिससे मिलने के लिए गौतम गुलाटी नाम का आदमी आता है और ये गौतम गुलाटी और कोई नहीं बल्कि इंडिया की तरफ से कली कार्टेल का मेंबर होता है। यहाँ पर ही गौतम गुलाटी कबीर से मिलकर उससे कहता है कि हम काफी टाइम से चाहते थे कि इंडिया के रॉ में कोई हमारा आदमी हो जो कि हमारे लिए काम करे और अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन हमें ला कर दे, ताकि उसके जरिए हम इंडिया को कमजोर कर सके। लेकिन जब तक कर्नल लूथरा जिंदा था तब तक ऐसा करना पॉसिबल नहीं था। बट अब जैसा कि तुमने कर्नल लूथरा को मार दिया है और अब इसीलिए वो लोग रॉ के अंदर अपने आदमियों को डालेंगे। लेकिन हम इन सबके साथ ही गौतम गुलाटी कबीर से हाथ मिलाता है एंड वो उसका कली में स्वागत करते हुए उससे कहता है कि वेलकम टू कली, अब से तुम भी कली के मेंबर हो, वो मेंबर जो कि अब डायरेक्टली हमारे लिए काम करोगे। अब दोस्तों इसके बाद इंडिया में हम कर्नल लूथरा का फ्यूनरल देखते हैं और इसी फ्यूनरल के अंदर हमें ये भी पता लगता है कि कर्नल लूथरा के अब मरने के बाद रॉ चीफ के तौर पर अब किसी और को अपॉइंट किया गया है और अब जो भी रॉ का नया चीफ बना है उसका नाम है विक्रांत कौल, जिसे मूवी में प्ले किया है अनिल कपूर ने। अब यहाँ पर ही अनिल कपूर यानी कि विक्रांत कौल सीधा जाकर काव्या से मिलता है और वो उससे कहता है कि हम तुम्हारे फादर यानी कि कर्नल लूथरा के कातिल को जरूर पकड़ लेंगे और उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और उसे पकड़ने के लिए मैं एक टीम भी फॉर्म कर रहा हूँ। लेकिन विक्रांत की इस बात को सुनकर काव्या उससे कहती है कि आपकी उस टीम की मेंबर मैं भी बनना चाहती हूँ, जिसके बाद विक्रांत भी उसे रॉ की उस टीम में ज्वाइन कर लेता है और ये रॉ की वो टीम होती है जो कि सीधा कबीर को पकड़ेगी। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसी टीम के अंदर एक और मेंबर होता है और ये मेंबर होता है जूनियर NTR, जिसका मूवी के अंदर नाम होता है मेजर विक्रम, क्योंकि ये भी ठीक कबीर की तरह एक आर्मी का मेजर होता है। यहाँ पर ही मेजर विक्रम के इंट्रोडक्शन के टाइम पर हम उसका एक मिशन भी देखते हैं, जिस मिशन को वो काफी सक्सेसफुली पूरा करता है एंड फिर उसके बाद वो उसी मीटिंग का हिस्सा बनता है जिस मीटिंग के अंदर कबीर को पकड़ने की स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। हालांकि मेजर विक्रम को देखकर हमें पता लगता है कि मेजर विक्रम मोस्टली अपने मिशंस को अकेला करना पसंद करता है। इसके साथ ही वो हमेशा ये भी दिखाता है कि वो सबसे बेस्ट है। अब यहाँ कबीर को पकड़ने की इस मीटिंग के अंदर वो लोग ये डिस्कस करते हैं कि अगर उन्हें कबीर तक पहुंचना है तो फिर उसके लिए उन्हें कबीर के किसी करीबी तक पहुंचना होगा। लेकिन अब क्योंकि कबीर की कोई फैमिली नहीं है, इसलिए यहाँ पर काव्या सभी को ये बताती है कि मैं एक ऐसी लड़की के बारे में जानती हूँ जो कि कबीर के काफी क्लोज है। वो सबको बताती है कि आज से काफी टाइम पहले कबीर एक मिशन पर था और उसी टाइम पर उसकी मुलाकात नैना नाम की एक सिविलियन से हुई थी और अब क्योंकि मिशन के टाइम पर ही नैना की मौत हो गई, इसीलिए नैना की एक छोटी सी बेटी जिसका नाम रूही था उसकी पूरी जिम्मेदारी खुद कबीर ने उठा ली और अब इसीलिए हो ना हो कबीर उस रूही से मिलने के लिए तो जरूर जाएगा और रूही इस टाइम पर स्पेन में है, इसलिए हो ना हो कबीर हमें स्पेन में मिलेगा। अब ये सारी बातें डिस्कस करके रॉ वाले अपनी टीम बनाते हैं एंड सीधा निकल जाते हैं स्पेन में ताकि वो लोग कबीर को पकड़ सके। इधर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि रॉ का अंदाजा बिल्कुल सही था, क्योंकि कबीर भी रूही से मिलने के लिए स्पेन आया होता है। लेकिन असल में कबीर को कली कार्टेल वालों ने पहले ये बता दिया था कि रॉ एजेंट्स उसके पीछे पड़े हुए हैं और इसलिए यहाँ स्पेन में कबीर पूरी तरह से अलर्ट होता है। लेकिन फिर अगले पल वहाँ पर काव्या आती है और वो कबीर के सामने आकर उससे फाइट करती है, जिसके बाद उनके पीछे काफी एक्शन सीन होता है एंड कबीर उन सबसे बच बचाकर रूही को लेकर एक कार के जरिए वहाँ से भागने लगता है। लेकिन अगले पल हम ये देखते हैं कि विक्रम उनके पीछे आता है और वो अपनी कार से कबीर की कार के काफी पीछे आ जाता है। लेकिन तब भी कबीर सबको चकमा दे देता है और वो रूही को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब इसके अगले सीन में हम ये देखते हैं कि कबीर रूही को लेकर सीधा इंडिया आता है और वो वहाँ से सीधा खालिद के घर जाता है। वहाँ पर आकर कबीर खालिद की मदर से मिलता है एंड वो रूही की जिम्मेदारी खालिद की मदर को दे देता है। अब इसके बाद कबीर से मिलने के लिए फिर से गौतम गुलाटी आता है, यानी कि वही कली कार्टेल का इंडियन मेंबर, और वो कबीर से मिलकर उसे नया मिशन देता है। यहाँ पर वो कबीर को एक इंडियन मिनिस्टर की फोटो दिखाता है एंड फिर वो कबीर को बताता है कि ये इंडिया का एक काफी बड़ा मिनिस्टर है जिसका नाम है विलास राव सारंग, और यही विलास राव सारंग इतना पावरफुल मिनिस्टर है कि अगर ये हमारे साथ मिल जाए तो फिर इंडिया पर हमारा काफी दबदबा होगा। लेकिन असल में बात यह है कि विलास राव सारंग ने हमारा साथ देने के लिए मना कर दिया है और अब इसीलिए कली कार्टेल वाले इसे एक बहुत ही बड़ा झटका देना चाहते हैं ताकि इसे पता चले कि कली कार्टेल क्या चीज है। अब इसके आगे गौतम गुलाटी कबीर को बताता है कि यहाँ से ठीक 3 दिन बाद एक प्राइवेट चार्टर प्लेन के अंदर इसी मिनिस्टर विलास राव सारंग की वाइफ और इसका छोटा भाई दोनों सिंगापुर से इंडिया आ रहे हैं और इसीलिए तुम्हें उन दोनों को ही खत्म कर देना है ताकि हम विलास राव सारंग को सबक सिखा सके। और फिर ये मिशन देने के बाद ही गौतम गुलाटी वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों इसके बाद हम कबीर को देखते हैं जो कि किसी और की इंस्टाग्राम आईडी का इस्तेमाल करके सीधा रॉ से मेजर विक्रम से कॉन्टेक्ट करता है एंड वो उसे अकेले में खुद से मिलने के लिए बुलाता है, जिसके बाद ही दोस्तों मेजर विक्रम और कबीर दोनों मुलाकात करते हैं। अब दोस्तों कबीर ये जानता था कि मेजर विक्रम एक काफी डिसेंट आदमी है और अब क्योंकि वो रॉ का एक काफी पक्का एजेंट है इसीलिए होना वो देशभक्त होगा और इसीलिए शायद से वो कबीर की सिचुएशन भी समझेगा एंड अब इसीलिए कबीर मेजर विक्रम से मिलकर उसे सारी सच्चाई बताता है और वो उससे कह देता है कि वो कोई गद्दार नहीं है बल्कि असल में वो अभी भी इंडिया का एजेंट है जो कि अनऑफिशियल तरीके से इंडिया की भलाई के लिए काम कर रहा है। यहाँ तक कि रही बात कर्नल लूथरा को मारने की तो वो भी उसके मिशन का हिस्सा था और खुद कर्नल लूथरा भी मरने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अब दोस्तों कबीर यहाँ पर विक्रम को ये सारी बातें इसीलिए बताता है ताकि विक्रम यहाँ पर कबीर की सिचुएशन समझे और जिन बेगुनाह लोगों को कबीर को मारने के लिए कहा गया है उन सबको विक्रम बचा ले। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर कबीर विक्रम को उन दोनों लोगों के बारे में भी बताता है जिन्हें मारने के लिए उसे गौतम गुलाटी ने कहा है ताकि इन बातों को जानकर विक्रम उन दोनों की जान बचा सके। हालांकि सिर्फ ये नहीं बल्कि यहाँ पर कबीर विक्रम से ये भी कहता है कि कली मेंबर से उसे पता लगा है कि वो लोग रॉ के अंदर अपना आदमी डालने वाले हैं और इसीलिए कबीर को इस बात पर शक है कि कर्नल लूथरा के मरने के बाद जो नया रॉ चीफ आया है यानी कि जिसका नाम विक्रांत कौल है वो हो ना हो कली के लिए काम करता है और इसीलिए यहाँ पर कबीर विक्रम को विक्रांत कौल से सतर्क रहने के लिए कहता है। अब दोस्तों कबीर की सारी बातें सुनकर मेजर विक्रम उस पर भरोसा करता है, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि कबीर और विक्रम दोनों दोस्त बन जाते हैं और वो दोनों ये प्लान करते हैं कि जब मजबूरी में आकर कबीर को मिनिस्टर की फैमिली पर हमला करना होगा तब उसे
हमले से विक्रम उसे रोकेगा। अब दोस्तों इसके बाद हमले वाला दिन आता है, लेकिन इस दिन हम ये देखते हैं कि मेजर विक्रम मिनिस्टर की फैमिली को खुद ही मार देता है, और वो भी कबीर की आंखों के सामने। ये चीज देखकर कबीर को कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन फिर दोस्तों इसके बाद ही ये बात रिवील होती है कि एक्चुअली में रॉ के अंदर जो कली का आदमी है वो और कोई नहीं बल्कि खुद मेजर विक्रम ही है, यानी कि जूनियर एनटीआर। और यहाँ प्लेन के अंदर ये मेजर विक्रम कबीर को देखकर उससे कप्पू बुलाता है। कबीर जैसी कप्पू नाम सुनता है वैसे ये समझ जाता है कि उसे कप्पू नाम से बुलाने वाला और कोई नहीं हो सकता सिवाय उसके बचपन के दोस्त रघु के। और इसीलिए कबीर ये समझ जाता है कि उसके सामने खड़ा मेजर विक्रम और कोई नहीं बल्कि रघु है, एंड इसीलिए वो भी उसका नाम लेता है रघु। लेकिन दोस्तों इतने में मेजर विक्रम या फिर यूं कहे रघु कबीर को धक्का देता है और उसे प्लेन से नीचे गिरा देता है। अब दोस्तों प्लेन से गिरने के बाद भी कबीर की जान बच जाती है और कबीर सीधा जाकर जंगल में बैठ जाता है। लेकिन रात को वहाँ बैठे बैठे वो अपनी पास्ट लाइफ याद करता है, जिसके बाद दोस्तों हमें पता लगता है कि आखिरकार कबीर और रघु की क्या लाइफ स्टोरी है। अब कबीर की पास्ट लाइफ में काफी साल पहले कबीर के पेरेंट्स की मौत हो गई थी, जिसके बाद कबीर अनाथ हो गया था। लेकिन जब कबीर अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेला था तब उसकी मुलाकात हुई रघु से। रघु से मिलने के बाद कबीर और रघु काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हालांकि इन दोनों में जहाँ कबीर एक काफी शरीफ और भोला भाला लड़का होता है, वहीं पर ही रघु एक काफी तेज तरार और एक पावरफुल लड़का होता है, जो कि अपने जैसे 3-4 लड़कों को तो ऐसे बीट कर देता है। और इसीलिए जब रघु और कबीर दोस्त बनते हैं तब वो कबीर को अपने जैसे सारे तौर तरीके सिखाता है। वो कबीर को लड़ना सिखाता है, किसी को पीटना सिखाता है, वो कबीर को चोरियां करना सिखाता है और गलत जगहों से निकल के भागना भी सिखाता है, जिसकी वजह से हम भी ये देखते हैं कि कबीर भी काफी बढ़िया हो जाता है। इसके साथ ही दोस्तों रघु कबीर को कप्पू कहता है और समय के साथ साथ इन दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो जाती है। लेकिन अब इसके बाद ऐसे एक दिन कबीर और रघु दोनों मिलकर एक चोरी करते हैं, जिसमें कि वो लोग एक दुकान का सामान चोरी करके जा रहे होते हैं। लेकिन फिर उस चोरी के बाद ही उन्हें पुलिस पकड़ लेती है। हालांकि जब पुलिस इन दोनों को पकड़ती है तब यहाँ पर कबीर तो पकड़ा जाता है, लेकिन कबीर रघु को वहाँ से भगा देता है, जिस वजह से रघु पुलिस के हाथों बच जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद ही हमें देखते हैं कि रघु वहाँ पर वापस आ जाता है और वो अपने दोस्त कबीर के लिए खुद को भी सरेंडर कर देता है। अब ये दोनों लड़के 18 साल से नीचे होते हैं, इसीलिए इन दोनों को बाल सुधार केंद्र में डाल दिया जाता है। लेकिन अब इसी टाइम पर इसी बाल सुधार केंद्र के अंदर इंडियन आर्मी से सुनील लूथरा आते हैं, जो कि यहाँ पर आकर यहाँ के बच्चों को एक मौका देना चाहते हैं, ताकि अगर वो लोग चाहे तो देश के काम आ सके और अपनी लाइफ को किसी सही चीज में लगा सके। अब यहाँ पर बच्चों का सिलेक्शन करने के लिए वो यहाँ पर सारे बच्चों का टेस्ट लेते हैं, और इसी टेस्ट के अंदर सुनील लूथरा ये देखते हैं कि कबीर और रघु दोनों इस टेस्ट के अंदर सबसे आगे हैं। लेकिन इस टेस्ट के बाद सुनील लूथरा इन दोनों का इंटरव्यू लेते हैं, जिस इंटरव्यू के अंदर बेसिकली वो उन दोनों के माइंडसेट को देखते हैं। अब इसमें सुनील लूथरा ये नोटिस करते हैं कि जो रघु है उसे देश से कोई प्यार नहीं है, वो सिर्फ अपने आप की सोचता है और वो अपने आप को बहुत ऊपर ले जाना चाहता है। लेकिन वहीं पर ही जो कबीर था उसकी सोच रघु से बिल्कुल उल्टी थी। वो अपने से पहले देश को सोचता था एंड वो देश के लिए कुछ करना चाहता था, और अब इसीलिए सुनील लूथरा कबीर की सोच और उसके इस जज्बे को देखकर उसे देश की सेवा का मौका देते हैं, ताकि कबीर एक इंडियन आर्मी का ऑफिसर बनकर देश को सर्व कर सके। हालांकि सुनील लूथरा कबीर को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन वो रघु को रिजेक्ट कर देते हैं। बट वो जाने से पहले रघु से ये भी कहते हैं कि वो 6 महीने बाद फिर से आएंगे, और अगर 6 महीने बाद रघु की सोच में उन्हें फर्क दिखेगा तो वो रघु को भी जरूर एक मौका देंगे, क्योंकि कबीर जैसी काबिलियत रघु के अंदर भी है। हालांकि इसके बाद कबीर रघु से अकेले में मिलने जाता है, बट वो ये देखता है कि रघु बहुत ज्यादा गुस्से में बैठा होता है, और वो इसीलिए क्योंकि सुनील लूथरा ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। एंड अब इसीलिए रघु यहाँ पर कबीर से कहता है कि कप्पू अब हम दोनों इस बाल सुधार केंद्र से निकलेंगे और इतने बड़े चोर बनेंगे कि कोई भी पुलिस हमें पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन रघु की बात सुनकर कबीर उसे रोक देता है, एंड वो उससे कहता है कि वो ये सब गलत सोच रहा है, उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे उनकी पूरी जिंदगी पड़ी है। वो रघु से कहता है कि उसके पास भी एक और मौका है, 6 महीने बाद उसे एक और ट्रायल मिलेगा, जिसमें अगर वो सिलेक्ट हो गया तो फिर वो दोनों इंडियन आर्मी को सर्व करेंगे। बाकी इनके साथ ही कबीर यहाँ पर रघु से ये भी कहता है कि इन 6 महीनों के अंदर वो रघु को सिखाएगा, ताकि जब अगली बार ट्रायल हो तो रघु उसमें पास हो जाए। अब कबीर की इस बात को सुनकर रघु को बहुत गुस्सा आता है, एंड वो कबीर से कहता है कि तूने अब तक सारी चीजें मुझसे सीखी है और अब तू मुझे सिखाएगा। और फिर इसके आगे रघु कबीर से कहता है कि मैंने सोचा था कि हम दोनों मिलकर पूरे देश पर राज करेंगे, लेकिन तुझे तो देश का चपरासी बनना है। लेकिन अगर बनना है तो तू बन, लेकिन मुझे तो देश पर राज करना है, और इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर दोस्तों ये बोलकर रघु दीवार टाप जाता है एंड वहाँ से भाग जाता है। अब दोस्तों इसके बाद इनकी स्टोरी एंड होती है और हम सीधा प्रेजेंट टाइम देखते हैं। प्रेजेंट टाइम में रघु के पास या फिर यूं कहे मेजर विक्रम के पास गौतम गुलाटी का फोन आता है, और इन दोनों की बातचीत से हमें पता लगता है कि मेजर विक्रम ने गौतम गुलाटी को ये बात पहले ही बता दी थी कि कबीर कली कार्टेल के लिए वफादार नहीं है, और इसीलिए गौतम गुलाटी ने मेजर विक्रम को ऑर्डर्स दिए थे कि मेजर विक्रम पहले कबीर के साथ जाकर मिनिस्टर के भाई और उसकी फैमिली को खत्म करे एंड फिर उसके बाद वो कबीर को भी जान से मार दे। लेकिन अब क्योंकि मेजर विक्रम ने कबीर को जान से नहीं मारा था और सिर्फ धक्का देकर छोड़ दिया था, इसलिए गौतम गुलाटी को ये बात पता चल चुकी है कि कबीर अभी भी जिंदा है, और इसलिए वो यहाँ पर मेजर विक्रम से ये सवाल करता है कि आखिरकार उसने कबीर को क्यों नहीं मारा। लेकिन मेजर विक्रम इस बात का जवाब देते हुए ये बोल देता है कि कबीर बहुत होशियार है और इसीलिए वो उसे चकमा देकर भाग गया। बट ये सुनकर गौतम गुलाटी उससे कहता है कि अगली बार वो कबीर को जरूर खत्म कर देगा। बट ये सुनकर गौतम गुलाटी उससे कहता है कि अगली बार जब भी कबीर उसके सामने आए तो उसे जरूर मारना होगा। लेकिन दोस्तों गौतम गुलाटी की बात सुनकर मेजर विक्रम उससे ये भी कहता है कि अभी गौतम गुलाटी को भी कबीर से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि हो ना हो कबीर उसके पीछे जरूर आएगा। और वो इसीलिए क्योंकि गौतम गुलाटी ने कबीर के हाथों से कर्नल लूथरा को मरवाया था एंड कबीर इस बात का बदला लेने उसके पास जरूर आएगा। अब दोस्तों इधर हम भी ये देखते हैं कि मेजर विक्रम बिल्कुल सही था, और वो इसीलिए क्योंकि गौतम गुलाटी इस टाइम पर समुद्र में अपने बोट पर होता है, लेकिन कबीर उसे ट्रैक करता हुआ सीधा उसके बोट पर पहुंच जाता है। और एक छोटे से फ्लैशबैक के जरिए हमें पता लगता है कि जब कबीर गौतम गुलाटी से पहली बार मिला था तब उसने उसके आसपास ट्रैकर्स लगा दिए थे, एंड आज वो उसी को ट्रैक करते हुए यहाँ पर आया है। यहाँ गौतम गुलाटी के बोट पर आने के बाद सबसे पहले कबीर उसके गुंडों को पीटता है और फिर वो उसके सीधा मेन रूम में जाता है, जहाँ
जहाँ पर वो ये देखता है कि उसकी मीटिंग इस टाइम पर कली कार्टेल के मेंबर्स के साथ हो रही होती है। अब यहाँ पर ही कली के मेंबर्स से कबीर को ये पता लगता है कि अब क्योंकि वो लोग मिनिस्टर विलास की फैमिली को मार चुके हैं, इसीलिए अब इस मिशन के बाद उनका अगला मिशन है इंडिया का प्राइम मिनिस्टर। और अब कली कार्टेल वाले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को मारेंगे, जिसके बाद वो लोग प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पे अपने बंदे को बिठाएंगे और फिर ऐसा होने के बाद ही पूरे इंडिया का कंट्रोल कली कार्टेल के पास होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कली कार्टेल के मेंबर्स की बात सुनकर कबीर उनको रोकता है एंड वो उन सभी से कहता है कि वो अपने रहते ये सब कभी नहीं होने देगा। अब इसके बाद ही कबीर गौतम गुलाटी को पकड़ता है एंड वो उसके सर पे बंदूक तान देता है एंड वो उसे मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर रघु यानी कि मेजर विक्रम आ जाता है और फिर मेजर विक्रम वहाँ पर आकर गौतम गुलाटी को कबीर से बचा लेता है। इसके बाद मेजर विक्रम कबीर को निहत्था कर देता है ताकि कबीर उसके ऊपर हमला न कर सके। लेकिन फिर यहाँ पर आने के बाद ही वो पहले गौतम गुलाटी से पूछता है कि सर आप मुझे एक बात बताइए, मैं भी तो कबीर जितना ही काबिल हूँ, सो फिर आखिरकार कबीर की जगह कली गैंग ने मुझे अपने प्लान के लिए क्यों नहीं चुना। गौतम गुलाटी विक्रम की बात सुनकर पहले तो हंसता है एंड फिर वो उससे कहता है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि तुम भी बहुत काबिल हो, लेकिन विक्रम असल बात तो यह है कि तुम्हारा कबीर से कोई कंपैरिजन नहीं है और वो इसीलिए क्योंकि हमारे प्लान समझने की तुम्हारी औकात ही नहीं है। लेकिन फिर इस बात को सुनकर मेजर विक्रम सीधा गौतम गुलाटी के सर पे गोली मार के उसे जान से मार देता है और फिर उसका ये प्लान होता है कि गौतम गुलाटी के बाद कली कार्टेल में इंडिया की पोस्ट उसे मिल जाएगी। यहाँ पर विक्रम कबीर से कहता है, देखा कबीर तुम गुलाम के गुलाम रह गए और देखो मैं कितना ऊपर आ गया। लेकिन इस बात पर कबीर विक्रम से कहता है कि तुम बेशक से गौतम गुलाटी की जगह भी ले लो, तब भी तुम कली कार्टेल के नीचे ही काम करोगे। पर इस बात पर विक्रम उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, एक बार मैं कली कार्टेल के मेन मेंबर्स में आ जाऊं, फिर उसके बाद मैं उनको भी मारकर सबसे ऊपर आ जाऊंगा। और अब इन सब के बाद मेजर विक्रम सीधा कबीर के सर पे बंदूक तानता है एंड वो कबीर को जान से मारने वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि कबीर अपने वॉच के एक बटन को दबा देता है और हमें पता लगता है कि कबीर ने इस बोर्ड में जगह जगह पर छोटे छोटे बॉम्ब्स लगा रखे हैं जो कि बटन दबाते ही सीधे फटना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर इसीलिए उसकी आड़ में कबीर सीधा एक बोट उठाता है और वो वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। हालांकि एक दूसरी छोटी बोट को लेकर विक्रम भी कबीर का पीछा करता है, लेकिन तब भी कबीर उसे चकमा देकर भाग जाता है। अब दोस्तों इसके बाद ही मेजर विक्रम फिर से रॉ के पास आता है, जहाँ रॉ के अंदर काव्या और विक्रांत कौल को भी पता लग चुका था कि गौतम गुलाटी को किसी ने जान से मार दिया है। हालांकि इन सब के बाद विक्रांत कौल मेजर विक्रम से कहता है कि अभी कल के दिन हमारी कंट्री के जो पीएम है वो स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड के डेवोस सिटी के अंदर उनकी एक मीटिंग है और अब क्योंकि उन पर खतरा है इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेजर विक्रम तुम उनकी प्रोटेक्शन के लिए जाओ। अब दोस्तों ये बात हम सभी जानते हैं कि मेजर विक्रम कली गैंग से जुड़ा हुआ है एंड अब क्योंकि उसे ही पीएम की सिक्योरिटी के लिए लगा दिया गया है, इसलिए हो ना हो जैसे ये पीएम की सिक्योरिटी के लिए जाएगा तब वैसे ही ये पीएम को जान से मार देगा। लेकिन दोस्तों अब इसके बाद ही हम काव्या को देखते हैं जो कि अपनी पास्ट लाइफ को याद करती है और फिर उसकी पास्ट लाइफ में हमें पता लगता है कि असल में आज से कई साल पहले काव्या और कबीर एक दूसरे से प्यार करते थे, यहाँ तक कि उन दोनों की शादी भी होने वाली थी। लेकिन फिर उसी टाइम पर कबीर को रॉ के लिए चुन लिया गया था। हालांकि काव्या ये चाहती थी कि कबीर रॉ को ज्वाइन न करे और वो दोनों सिर्फ आर्मी में रहे एंड शादी करके अपनी लाइफ बिताए, लेकिन कबीर के लिए इंडिया फर्स्ट था और इसीलिए उसने काव्या को छोड़ दिया एंड उसने रॉ ज्वाइन कर ली, जिसके बाद वो देश के बाहर जाकर मिशन करने लगा। लेकिन दोस्तों इसके बाद ही काव्या का फ्लैशबैक खत्म होता है और फिर प्रेजेंट टाइम में हमें पता लगता है कि असल में कबीर और काव्या की बातचीत हुई है और इसीलिए काव्या सीधा कबीर से मिलने जाती है। या काव्या से मिलने के बाद कबीर उसे सारी सच्चाई बताता है, जिसके बाद काव्या को भी ये पता लग जाता है कि असल में कबीर ने उसके फादर को क्यों मारा था और फिर इसीलिए सारी सच्चाई को जानने के बाद काव्या सीधा कबीर के साथ हो जाती है एंड वो भी उसका साथ देने लगती है। हालांकि यहाँ पर काव्या ये भी जान चुकी थी कि जो मेजर विक्रम है वो भी कली से जुड़ा हुआ है और इसीलिए वो पीएम की प्रोटेक्शन में शायद से पीएम को मार देगा। इधर दूसरी तरफ हम भी मेजर विक्रम को देखते हैं जो कि इस टाइम पर कली के मेंबर्स के साथ मीटिंग कर रहा होता है और अब कली कार्टेल वालों ने उसे गौतम गुलाटी की जगह दे दी होती है। इसके बाद दोस्तों हम फिर से कबीर और काव्या को देखते हैं, जहाँ पर हमें पता लगता है कि जो काव्या है उसकी मिनिस्टर विलासराव सारंग से बातचीत है और इसीलिए वो उसे फोन करती है एंड वो उससे कहती है कि उन्हें पीएम के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है क्योंकि इस टाइम पर पीएम की जान खतरे में है। ये बात सुनकर वो मिनिस्टर उन दोनों को मिलने बुलाता है, लेकिन जहाँ पर वो दोनों मिलने जाते हैं वहीं पर ही काव्या और कबीर ये देखते हैं कि उन पर कई सारे गुंडों ने अटैक कर दिया है और इसीलिए उनसे फाइट करने के दौरान ही वो दोनों समझ जाते हैं कि मिनिस्टर विलासराव सारंग भी कली कार्टेल से मिला हुआ है और उसी ने उन्हें मारने के लिए यहाँ पर ये गुंडे भेजे हैं। और एक्चुअली में कली कार्टेल का ये प्लान है कि वो लोग पीएम को मारकर मिनिस्टर विलासराव को नया पीएम बनाएंगे, जिसके बाद मिनिस्टर विलास उनके लिए काम करेगा। हालांकि ये बातें जानने के बाद कबीर और काव्या यहाँ पर गुंडों से फाइट करने लगते हैं, लेकिन फिर तभी उन दोनों को बचाने के लिए वहाँ पर विक्रांत कॉल आता है, यानी कि अनिल कपूर रॉ का हेड, और वो यहाँ कर उनकी हेल्प करता है, जिसके बाद वो तीनों मिलकर सारे गुंडों को मार देते हैं। अब इसके बाद ही कबीर को ये भी पता लगता है कि जो विक्रांत कॉल है वो बिल्कुल भी गद्दार नहीं है, बल्कि वो देशभक्त है एंड यहाँ तक कि कर्नल सुनील लूथरा को कली के बारे में खुद उन्होंने ही बताया था। अब हालांकि दोस्तों जो भी गुंडे उन पर हमला कर रहे थे उनमें से एक गुंडा जिंदा होता है और इसीलिए कबीर काव्या और विक्रांत कॉल के साथ मिलकर उसे पकड़ लेता है एंड वो उससे जान जाता है कि आखिरकार उन्हें मारने के लिए मेजर विक्रम ने भेजा था और फिर इसीलिए कबीर उससे कहता है कि वो उसे फोन करके बोले कि उन्होंने कबीर को जान से मार दिया है। इसके बाद वो गुंडा सीधा मेजर विक्रम को फोन करता है एंड वो उससे कहता है कि उन्होंने कबीर को जान से मार दिया है और जैसा कि आपने कहा था हमने कबीर को बिना कोई दर्द दिए मारा है। ये बात सुनकर कबीर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो इसीलिए क्योंकि उसका जो दोस्त रघु था यानी कि मेजर विक्रम वो कबीर को मारना तो चाहता था, लेकिन दोस्त होने के कारण वो ये नहीं चाहता था कि कबीर को मरने में थोड़ा सा भी दर्द हो। अब हालांकि दोस्तों यहाँ पर कबीर मेजर विक्रम तक ये गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता है कि कबीर मर चुका है और इसीलिए विक्रम भी इस बात को लेकर टेंशन फ्री हो जाता है कि कबीर उसके सामने नहीं आने वाला। लेकिन अब इसके बाद ही ड्यूटी के हिसाब से वो पीएम की सिक्योरिटी के लिए जाता है, बट वहाँ पहुंचकर उसे पता लगता है कि पीएम के साथ ऑलरेडी विक्रांत कॉल है, क्योंकि एंड मोमेंट पर विक्रांत कॉल ने पीएम की सिक्योरिटी का जिम्मा खुद उठा लिया था। और रही बात विक्रम की तो उसे भेज दिया जाता है मिनिस्टर विलासराव की प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन अब विलासराव के पास जाकर जब विक्रम उससे बातचीत कर रहा होता है तब उसी टाइम
टाइम पर कबीर एक स्नाइपर गन से विलास राव को जान से मार देता है। इसके साथ ही वो विक्रम की भी छाती पे गोली मारता है, लेकिन कबीर ये मेक श्योर करता है कि जो गोली विक्रम को लग रही है वो उसके दिल से थोड़ी सी दूर लगे ताकि विक्रम की जान न जाए। अब गोली लगने की वजह से मेजर विक्रम बेहोश हो जाता है, लेकिन फिर जब उसकी आंखें खुलती है तब वो ये देखता है कि एक हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है एंड उसके सामने कली के मेंबर्स हैं, जो मेंबर्स विक्रम से कहते हैं कि वो एक फेलियर है क्योंकि उसने अपने मिशन को फेल कर दिया है। बट ये बात सुनकर विक्रम उससे कहता है कि उसे बस 24 घंटे चाहिए, 24 घंटे के अंदर अंदर वो कबीर को जान से मार देगा। और रही बात मिनिस्टर विलास राव की, तो बेशक से वो मर चुका हो, लेकिन हम उसकी जगह किसी और को भी खरीद कर पीएम बना सकते हैं, जिसके बाद वो नया पीएम भी हमारी बात मानेगा। अब इसके बाद ही विक्रम सीधा कबीर को फोन करता है एंड उसे अपने पास मिलने के लिए बुलाता है, जिसके बाद ही कबीर विक्रम से मिलने के लिए सीधा एक बर्फीले जगह पर जाता है। अब यहाँ कबीर से मिलने के बाद विक्रम उसे बताता है कि पीएम को मारने का प्लान कली ने ड्रॉप नहीं किया है और इसलिए तुम्हारे पीएम की जान अभी भी खतरे में है। और दोस्तों हम भी दूसरी साइड ये देखते हैं कि अचानक से मिनिस्टर के काफिले पर हमला हो जाता है, बट दोस्तों वहाँ पर काव्या और विक्रांत कौल दोनों मिलकर उस पूरे मामले को संभाल लेते हैं और वो लोग पीएम की जान बचा लेते हैं। इधर दोस्तों कबीर और विक्रम के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिस फाइट के अंदर वो दोनों एक दूसरे पर बहुत ही जोर जोर से अटैक्स करते हैं और सही में मूवी का ये वाला फाइट सीन बहुत ही कमाल का होता है। इसके बाद इस फाइट के अंदर कबीर विक्रम को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है, जिसके बाद विक्रम अधमरा हो जाता है। हालांकि कबीर विक्रम को जान से नहीं मारना चाहता था, लेकिन इतना सब होने के बाद विक्रम अपनी हार को स्वीकार करता है और वो ये भी समझ जाता है कि कबीर हमेशा से सही था, अगर कोई गलत था तो वो खुद। एंड देन इसीलिए दोस्तों विक्रम कबीर को ये बता देता है कि असल में उसने मिनिस्टर विलास राव की बॉडी में बम लगा दिया है और उस बम के फटने के साथ ही पीएम भी मर जाएगा। और दोस्तों दूसरी साइड हम भी ये देखते हैं कि इस टाइम पर काव्या और विक्रांत दोनों मिलकर पीएम को उसके प्लेन में डालकर ले जा रहे होते हैं, लेकिन उसी प्लेन के अंदर मिनिस्टर विलास राव की डेड बॉडी रखी होती है। और अब क्योंकि मिनिस्टर की बॉडी में बम लगाए इसलिए ये बात जानते ही कबीर जल्दी से ये बात काव्या को बताता है, जिसके बाद ही वो विक्रांत कौल के साथ मिलकर मिनिस्टर विलास राव की बॉडी को नीचे फेंक देती है, जिसके बाद मिनिस्टर की बॉडी हवा में फट जाती है और प्लेन ब्लास्ट होने से बच जाता है। और इस तरह से ये लोग मिलकर इंडिया के पीएम की जान बचा लेते हैं। बाकी इधर दोस्तों कबीर से लड़ने की वजह से विक्रम अब अधमरा होकर बेहोश हो जाता है, लेकिन कबीर अपने दोस्त को छोड़ता नहीं है एंड वो उसे कंधे पर डालकर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद दूसरी साइड हम ये देखते हैं कि पीएम पर हमला होने की वजह से सारी मीडिया को ये बात पता लग जाती है। अब यहाँ पर विक्रांत कौल मीडिया के सामने बोलता है कि असल में पीएम पर जो भी हमला हुआ वो सारा हमला करने के पीछे कबीर का हाथ था, लेकिन मेजर विक्रम ने उसका पूरा डटकर सामना किया और उसने पीएम की जान बचाई, लेकिन ये सब करने में उसकी खुद की जान चली गई। और दोस्तों अगर आपको याद हो तो ये चीज बिल्कुल वैसी की गई है जैसे वॉर 1 मूवी के एंड में की गई थी। लेकिन अब इन सब के बाद ही 9 महीने बीत जाते हैं और इस 9 महीने बाद वाले सीन में हम ये देखते हैं कि विक्रम अभी भी जिंदा है और वो कबीर के साथ एक मिशन कर रहा है और ये मिशन होता है कली कार्टेल के खिलाफ, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि कबीर और विक्रम दोनों मिलकर जहाँ पर कली कार्टेल के सारे मेंबर्स को जान से मारकर कली कार्टेल का दी एंड कर देते हैं। और फिर यहाँ से हमें पता लगता है कि ये दोनों एक बार फिर से पक्के दोस्त बन चुके हैं। अब इन दोनों में से कबीर पूरे भारत देश के लिए गद्दार है, इसलिए वो देश के बाहर है। और रही बात विक्रम की, तो वो देश को बचाते बचाते शहीद हो चुका है, इसीलिए अब ये दोनों ऑफिशियल तरीके से इंडिया के सामने नहीं आ सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर कभी भी देश को इनकी जरूरत होगी तो ये हमेशा देश के लिए खड़े हैं। अब इसके बाद जब कबीर और विक्रम कार्टेल के सारे मेंबर्स को मार देते हैं तो फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन निकलने से पहले वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि अब उनके सामने चाहे जो भी खतरा है वो उस खतरे से भाई बनकर मिलकर लड़ेंगे। और फिर इसके साथ ही दोस्तों ये पूरी मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों मूवी के खत्म होते ही मूवी के अंदर एक मिड क्रेडिट सीन आता है, जिसमें हम कबीर को रॉ चीफ विक्रम कौल से बातचीत करते हुए देखते हैं और हमें पता लगता है कि कबीर और विक्रांत कौल के बीच सारी चीजें बिल्कुल सॉर्ट आउट है। इसके साथ ही यहीं पर ही कबीर से मिलने काव्या भी आती है, जिसके बाद हम ये भी जानते हैं कि काव्या और कबीर एक बार फिर से एक हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों इस क्रेडिट सीन के खत्म होने के बाद ही मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन आता है और इस वाले सीन के अंदर हम देखते हैं लॉर्ड बॉबी को, यानी कि एक्टर बॉबी देओल को। और यहाँ पर बॉबी देओल एक छोटी सी बच्ची के हाथ पर एक निशान बनाता है। इस निशान को देखकर ये बच्ची बॉबी देओल से पूछती है कि आखिरकार ये किस चीज का निशान है, जो सुनकर बॉबी देओल उसे बताता है कि ये अल्फा है, ग्रीक अल्फाबेट का पहला अक्षर और साथ ही हमारे प्रोग्राम का मोटो। इसके आगे बॉबी देओल कहते हैं देखा जाए तो हर शहर के अंदर एक जंगल होता है और हर एक जंगल के अंदर सिर्फ राज करेगा अल्फा, और तू भी वही है अल्फा। एंड फिर दोस्तों ये बोलने के साथ ही हम ये देखते हैं कि हमारे सामने अल्फा लिखा हुआ आता है और उसके पीछे वही निशान होता है जो कि लड़की के हाथ पर था, यानी कि अल्फा का निशान। और फिर दोस्तों हमें पता लगता है कि अल्फा नाम की मूवी है जो कि इसी साल दिसंबर को आ रही है। और सिर्फ ये नहीं दोस्तों, बल्कि इस मूवी को लेकर ये भी रूमर्स हैं कि इस अल्फा मूवी के अंदर हमें ऋतिक रोशन का कबीर भी दिखेगा और मे बी इस मूवी में कबीर का कैमियो होगा। बाकी दोस्तों इस अल्फा मूवी की स्टोरी क्या होगी और इसके अंदर हमें क्या क्या दिखाया जा सकता है, अगर आप इस बारे में जानते हैं तो कमेंट्स पे जरूर बताना। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स के अंदर वॉर 2 जरूर लिखना और वीडियो ज्यादा पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर भी करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।